वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए उस तरह का पैसा नहीं है। चौंक तो आप भी गए होंगे ये बात सुनकर, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं और जो हैं वो उनके नहीं हैं। और तो और एक सांसद उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है, आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात होगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। हाल ही में हुए एक टीवी शो में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। न लड़ने के कई कारण दिए, लेकिन उन कारणों में से एक ये भी था कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। हाँ, उन्होंने खुद ये बात कही कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुझे आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से चुनाव लड़ने का विकल्प दिया था, लेकिन हफ्ते 10 दिन के अंदर सोचने के बाद मैंने उन्हें जवाब दिया। जवाब में कहा, शायद नहीं, मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए उस तरह का पैसा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये बात भी कही कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की संचित निधि उनकी पर्सनल निधि नहीं है। मेरा वेतन, मेरी कमाई और मेरी बचत ही मेरी है, ना कि भारत की संचित निधि। खैर, ये तो हुआ वित्त मंत्री का बयान, लेकिन क्या वाकई उनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो चुनाव लड़ पाएं? और उनकी एक्चुअल संपत्ति क्या है और कितनी है, चलिए जानते हैं। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फिलहाल कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। साल 2006 में भाजपा में शामिल हुई थी और साल 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद निर्मला सीतारमण को नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया था। इसके बाद जून 2014 में सीतारमण को आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद चुन लिया गया। उन्होंने मई 2016 में कर्नाटक सीट से राज्यसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद सितंबर 2017 से मई 2019 तक वो देश की रक्षा मंत्री के पद पर बनी रही और साल 2019 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी बतौर वित्त मंत्री दे दी गई। देश के खजाने का हिसाब किताब रखने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास बाकी कैबिनेट मंत्रियों के मुकाबले काफी कम संपत्ति है। साल 2023 में उन्होंने जब अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था तो पता चला कि मोदी कैबिनेट में वो सबसे कम संपत्ति वाले मंत्रियों में से एक हैं। pmindia.gov.in के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च साल 2023 तक निर्मला सीतारमण के पास करीब 2,67,14,126 रुपए की कुल संपत्ति थी, जिसमें 1,70,51,400 रुपए की रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, जिनमें 50% हिस्सा उनके पति का है। इसके अलावा 17,08,800 रुपए की नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, 28,200 रुपए की बजाज चेतक स्कूटर है, 14,49,000 रुपए का 315 ग्राम सोना है और 3,97,987 रुपए का 5.28 किलो चांदी है। 35,52,666 रुपए बैंक में जमा पैसे हैं, तो वहीं 1,59,763 रुपए पीपीएफ के पैसे हैं, 5,80,420 रुपए म्यूचुअल फंड के पैसे हैं और कैश मात्र 7,350 रुपए। इसके अलावा वित्त मंत्री के पास 2,70,000 रुपए का पर्सनल लोन दिया हुआ है और करीब 5,08,536 रुपए के अदर रिसीवेबल्स यानी कि अन्य प्राप्त आए हैं। लोन की बात करें तो जॉइंटली विथ स्पाउस यानी पति के साथ इनके ऊपर कुल 19 साल के लिए 5,44,822 रुपए का हाउस लोन है, 1 साल के लिए 2,53,055 रुपए का ओवरड्राफ्ट है और 10 साल के लिए 18,93,989 रुपए का मॉर्गेज लोन है। खैर, अब बात करते हैं चुनाव में एक उम्मीदवार के खर्चे आखिर होते कितने हैं। सबसे पहले चुनाव में खड़े हो रहे उम्मीदवार को नामांकन करना होता है, जिसके लिए नामांकन के साथ ही साथ कुछ रकम जमानत के तौर पे जमा करनी होती है। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार को जहां 25,000 रुपए की डिपॉजिट देनी होती है, तो वहीं SC/ST कैटेगरी के लिए ये रकम 12,500 रुपए की होती है। इसके अलावा चुनावी चर्चा के लिए लोकल ऑफिस तैयार करना, चुनावी रैली में बैनर, पोस्टर, सार्वजनिक बैठक, विज्ञापन, गाड़ी, स्टेशनरी से लेकर चाय बिस्किट तक के खर्च करने होते हैं और हर खर्च की पूरी डिटेल देनी होती है। मतलब एक उम्मीदवार जितना भी पैसा खर्च करता है, एक एक पाई का हिसाब उसे इलेक्शन कमीशन को सौंपना होता है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि एक उम्मीदवार चुनाव में खर्च कितना कर सकता है। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि चुनाव जीतने के लिए कोई भी राजनेता जी जान लगा देता है, साम दाम दंड भेद लगभग हर नीति का इस्तेमाल कर जनता को रुझाने में लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी उम्मीदवार जितनी मर्जी हो उतना खर्च कर सकता है। चुनाव आयोग ने चुनाव में खर्च करने के लिए अलग अलग लिमिट्स लगा रखी है। अब वो क्या है, चलिए वो भी जान लेते हैं।
चुनाव में खर्चों के लिए चुनाव आयोग समय समय पर उम्मीदवारों के खर्च की सीमा को जरूरत के हिसाब से बढ़ाता रहता है। साल 1951 में जब पहली बार चुनाव हुए थे तो उम्मीदवारों की खर्च की सीमा 25,000 रुपए तय की गई थी, जो साल 1967 तक स्थिर रही। लेकिन साल 1971 के आम चुनाव में यह सीमा बढ़ा दी गई और 25,000 रुपए की रकम को बढ़ा करके 35,000 रुपए कर दिया गया। इसके बाद साल 1980, 1984, 1996, 1998, 2004 के आम चुनाव में लगातार इसमें बढ़ोतरी होती गई और साल 2014 के आम चुनाव तक आते आते खर्च की सीमा बढ़कर 70 लाख रुपए तक हो गई। लेकिन साल 2019 के आम चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने इस खर्च को एक बार फिर से बढ़ा दिया और नोटिफिकेशन जारी कर उम्मीदवारों की खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दी। यहां ध्यान देना होगा कि आयोग दो अलग अलग रकम तय करती है, एक छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तो दूसरा बड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। खैर, साल 2024 के लिए लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च को लेकर साल 2022 में चुनाव आयोग की जो सीमा तय हुई थी वही लागू होगी। मतलब कि एक राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में यह सीमा 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख की गई, तो वहीं बाकी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह सीमा 95 लाख रुपए तक तय कर दी गई। मतलब कि अब एक उम्मीदवार एक चुनाव में 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है और अगर खर्च इससे ज्यादा हुआ तो उस पर उसे स्पष्टीकरण देना होगा। इसके बाद चुनाव आयोग ये तय करेगी कि उस पर कार्रवाई कैसी होनी चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदवारों का ये खर्च चुनाव सही तरीके से जीतने में होता है और क्या वाकई में हर एक उम्मीदवार अपने खर्च की सही डिटेल देता है? आपको जो कुछ भी लगता है अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, स्विच को सब्सक्राइब भी कर लें।